हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। हम लोग पेपर 2 एसएसटी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपके सभी एनसीईआरटी से लिए गए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बना करके तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट हैं। आइए बिना किसी देरी के प्रश्न शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज का यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सामाजिक विज्ञान और शिक्षण शास्त्र दोनों प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्नों का विकल्प और उसका व्याख्या देखते हैं और साथ में हम कुछ जरूरी फैक्ट जो होता है उसको भी समझते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए मेरे भाई प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। देखिए, प्रश्न ये है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? बताइए। प्रश्न पहला है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है और आपको ये बताना है यह जो कथन है, यह जो लेखांश है वो किसके द्वारा लिखा गया है, सॉरी किसके लिए लिखा गया है। तो मेरे भाई 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके भी बताते रहिए। साथियों, विकल्प दूसरा सही है, यानी यह रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, किसके लिए लिखा गया था? रजिया सुल्तान के लिए। साथियों, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, नाम था मिनहाज ए सिराज। तो मिनहाज ए सिराज का कथन दिल्ली सुल्तान रजिया सुल्तान के संदर्भ में है। मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया था कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन वह एक महिला थी, इसलिए वह शासकों की औपचारिक सूची में नहीं आ सकी। तो यह कथन मिनहाज ए सिराज का था, ध्यान रखिएगा, और रजिया सुल्तान के लिए था। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न ये है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। देखिए, शब्दों को भी वही रखा गया है जो सीटेट पूछता है। एकदम शब्द भी जो चुने गए हैं वो आपके सीटेट में जो पूछे जाते हैं, जो सीबीएसई पूछता है, वही शब्द रखा गया है। विकल्प बी है कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अब आपको बताना है 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प पहला सही है, यानी केवल ए जो पहला कथन है वही सही है, यानी मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा, वास्तुकला में मेहराबों का उपयोग भार को सीधे नीचे और किनारों की तरफ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, जिससे क्या होता था कि छत मजबूत रहती थी। साथियों, कथन बी गलत है, क्योंकि मेहराब के शीर्ष के केंद्रीय पत्थर को किस्टोन कहा जाता है, ना कि आधारशिला कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? किस्टोन कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में जब पूछे तो आप इसे ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है ना। इसीलिए व्याख्या लाने का मतलब है। अच्छा, व्याख्या मैं लिख के इसलिए लाता हूँ क्योंकि लिखने में मुझे परेशानी होती है, आप समझ सकते हैं। स्क्रीन छोटा है तो दिक्कत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? निम्नलिखित में से कौन से पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? साथियों, बताना है। विकल्प 4 आपके सामने है। चारों विकल्प में कौन सा सही होगा, बताइए। क्या वह कोल्डिहवा है, इनाम गांव है, ब्रह्मगिरी है, हुंसगी है? देखिए मेरे भाई, विकल्प 4 सही है, यानी हुंसगी सही विकल्प है। ध्यान रखिए, हुंसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल है जहां से चूना पत्थर से निर्मित कई प्रकार के औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल दक्षिण भारत में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सही नहीं है नियमित महाजनपद के कर वसूलने के संदर्भ में? तो साथियों, चारों विकल्प पढ़ने के बाद जो सही विकल्प है वह विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा।
विकल्प तीसरा सही है, यानी ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये विकल्प सही नहीं है मेरे भाई, इसको समझिए। महाजनपद काल में सामान्यतः फसलों पर कर उपज का 1/6 भाग यानी छठवां हिस्सा निर्धारित होता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसलिए विकल्प तीसरा असत्य है, बाकी के सभी सत्य हैं। यानी आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, ये भी सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी सही है। चारवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, चारवाहों को भी, ये भी कथन सही है। लेकिन हमारा तीसरा जो कथन है वो गलत है, क्यों? क्योंकि 1/2 नहीं 1/6 होगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मेरे भाई, पहला कथन ये कह रहा है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभावशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। समझिए, कथन कह रहा है पहला कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभावशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। और विकल्प कथन बी कह रहा है कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का उदाहरण है। अब आपको बताना है कौन से सही हैं विकल्प। 4 विकल्प आपके सामने हैं। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए ध्यान से इसको समझिए। देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियां और आदिवासी परंपराओं का समेकन निरंतर होता रहा है। साथियों, जगन्नाथ पंथ जो उड़ीसा में है और शक्ति परंपराएं बंगाल और असम में हैं, यह स्थानीय आदिवासी और मुख्य धारा की संस्कृतियों के परस्पर प्रभाव के जीवंत उदाहरण है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आदिवासी धर्म है और आसपास के साम्राज्य में प्रचलित जो प्रभावशाली धर्म है, उन पे असर पड़ता है। आदिवासियों के धर्मों का और आसपास के पड़ोस के राज्यों के धर्मों का आपस में एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, जैसा कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम का शक्ति पंथ, ये उदाहरण है, इन पे सबका प्रभाव पड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सभी प्रश्न एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक धैर्यपूर्वक जरूर देखें। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि एक शिक्षक हैं, वो अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है? बताइए। 4 उदाहरण है आपके सामने, 4 विकल्प हैं। अब इनमें से सबसे कम प्रासंगिक कौन सा उदाहरण होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, यानी एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे, ये सबसे कम प्रासंगिक है। ऐसे भी आप जानते हैं, अगर कोई नेता विज्ञापन दे दिया या चुनावी घोषणा पत्र दे दिया कि हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे, तो होता ही नहीं है। ऐसे भी आप जानते हैं। अभी देखिए, हमारी शिक्षक बहाली आप बीपीएससी में देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 देखिए, या फिर आप सुपर टेट देखिए, हाँ सुपर टेट यूपी में देखिए, तमाम तरह की वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव है और यूपी में तो बार बार घोषणा हो रहा है कि हाँ हम बहाली ला रहे हैं, तो शायद संभवतः आए तो बहुत बेहतरीन है। तो हमारा विकल्प 4 सही है। देखिए, सामाजिक विज्ञापन समाज में जागरूकता फैलाने के लिए होता है, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामाजिक कुरीतियाँ। राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र होता है मेरे भाई, वो राजनीतिक एजेंडे के अंतर्गत आता है, वो राजनीतिक एजेंडा है, वो प्रचार है, इसलिए यह सामाजिक विज्ञापन के सबसे कम प्रासंगिक उदाहरण है। ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि? बताइए, मध्यकाल में जो जनजातीय समूह हैं उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, इसका कारण क्या है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। ध्यान रखें कि जो मध्यकालीन की जनजातीय समूह थी भाई, उनके कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, ठीक है ना, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। तो विकल्प 1 हमारा सही हो जाता है, विकल्प पहला हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अधिकांश जनजातीय समूह अपनी समृद्ध संस्कृति और मौखिक परंपराओं को मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाते थे और लिखित इतिहास या कोई दस्तावेज नहीं रखते थे। इसी वजह से उनके इतिहास की हमें सीमित जानकारी है या जानकारी नहीं है, या सीमित जानकारी है, ठीक है ना। नहीं कहना सही नहीं है, सीमित जानकारी है, ठीक है। ध्यान रखिए, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। पहला कथन। दूसरा कह रहा है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप जान लीजिए कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा समानता के लिए कई आंदोलन किए, जैसे सतनामी आंदोलन जो छत्तीसगढ़ मध्य भारत में गुरु घासीदास द्वारा शुरू किया गया, यह एक उदाहरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बताइए। किसने इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कुरान की आयतों को फिर से पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो मेरे भाई इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुमताज़ अली, ठीक है ना। कौन? मुमताज़ अली। मौलाना मुमताज़ अली ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था साथियों, और पर्दा प्रथा का विरोध किया ताकि महिलाओं को सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार मिल सके। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नंबर दूसरा है, दूसरा सेट है, पहला सेट हमने आपको दे दिया है, आप वहाँ से देख लेंगे। प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल है, कौन शामिल है, बताइए। 4 विकल्प है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तीसरा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चौथा प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो मेरे भाई सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये सभी संसद के सदस्य हैं, संसद के अभिन्न अंग हैं मेरे भाई। भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं, और अगला राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों भारतीय संसद के प्रमुख अंग हैं, इन्हीं को हम संसद कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न आपका ये है कि महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है, ठीक है ना। महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, बताइए। इनमें से कौन ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? कानून और दिशा निर्देश, जानकारी और जागरूकता, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञापन और हिमायत। मेरे भाई ये आपके नागरिक शास्त्र वाले किताब से लिए गए हैं, समानता वाले चैप्टर से। इसका सही विकल्प होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, विकल्प तीसरा, यानी सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। अभी आप देखेंगे सीजेपी के द्वारा और छात्रों के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया नीट पेपर लीक मामले में। आपने देखा जंतर मंतर और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में छात्रों ने, विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आंदोलन जैनजी ने, ठीक है ना, शुरू किया, और अंत में शिक्षा मंत्री जी को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, आप सभी जानते हैं। तो ये है सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज़ बनती है,
और यह ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो बुद्ध का उपदेश और कथन है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। दूसरा कथन है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। तीसरा है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो मेरे भाई अगर हम विकल्प की बात करें तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है और सी गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन के कष्टों और दुखों का मुख्य कारण था तृष्णा, जिसे लालसा कहा गया, जिसे इच्छा कहा गया, ठीक है ना, तथा कर्म के सिद्धांत के अनुसार पिछले जन्म और वर्तमान के कर्मों का फल ही भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है, बताइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग तेजी से आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। दूसरा, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। और सी कह रहा है कि डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। डी कह रहा है कि एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली में परिवर्तन हुए। अब आपको बताना है सही विकल्प। ध्यान रखें मेरे भाई, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, यानी ए और डी विकल्प सही हैं, बाकी विकल्प गलत है, ठीक है ना। देखिए, यूरोपीय व्यापार में वृद्धि के कारण कताई, धुलाई और रंगाई जैसे कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ी और यूरोपीय कंपनियों के एजेंटों द्वारा बुनकरों को पेशगी यानी अग्रिम धन देकर काम करवाने की प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्नों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आगे प्रश्न है मेरे भाई कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है, किस पर समर्पित है बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न जातियों की दुर्दशा को देखकर ज्योतिराव फूले ने 1873 में एक पुस्तक लिखी और वह पुस्तक किसके ऊपर आधारित थी। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, इसके लिए विकल्प तीसरा सही है आपका, यानी अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, ज्योतिराव फूले ने अपनी एक पुस्तक लिखी, नाम था गुलामगिरी, जो 1873 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष करने वाले उन कार्यकर्ताओं को समर्पित किया जिन्होंने अश्वेतों की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। एक तरफ ए बी सी डी है, दूसरे तरफ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, आगे लिखा है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना, विषुव। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, घूर्णन। और पृथ्वी पर बराबर दिन और रात होने का समय, प्रदीप्ति वृत्त। अब कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ए का संबंध तीसरे से, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना मेरे भाई घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना, यह परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण। बात समझ में आ रहा है। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन प्रदीप्ति वृत्त करता है मेरे भाई, ठीक है ना। और पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का जो समय है वो विषुव वृत्त के वजह से, विषुव के कारण, ठीक है ना। तो विकल्प दूसरा आपका सही है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण है। दिन रात को विभाजित करने वाला वृत्त प्रदीप्त वृत्त है। और समान दिन रात की स्थिति विषुव कहलाती है, ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन कक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब आपको बताना है कौन से विकल्प ठीक है, बताइए बताइए कौन से विकल्प ठीक हैं दोनों में से। मेरे भाई ध्यान रखिए, विकल्प तीसरा सही है, यानी दोनों ए तथा बी दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही है मेरे भाई। पृथ्वी का अपने कक्षीय तल पर झुका होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ही पृथ्वी पर वर्ष भर विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण होता है मेरे भाई। इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है, यानी ए और दो दोनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, कल्पक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तारापुर महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है, बताइए। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। पहला है कि सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है, क्या ये प्रश्न, या फिर निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए, ILO, FAO, यूनेस्को या WHO, इनका पूर्ण रूप दीजिए, क्या ये प्रश्न, या शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है, क्या इस तरह के प्रश्न, या फिर उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक अस्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से, क्या इस तरह के प्रश्न, या भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें। इनमें से कौन सा जो प्रश्न है मेरे भाई जो प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी पहला A, C और E। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है, या शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे अलग है, या भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें। ये सभी प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने के प्रयास के उदाहरण है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान इस बात से संबंधित होता है कि किसी कार्य या गणना को चरणबद्ध तरीके से कैसे अंजाम दिया जाता है, जैसे GDP की गणना, मृत्यु दरों में अंतर व चुनाव प्रक्रिया। ठीक है ना, ये उदाहरण है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि मेन्यू स्क्रिप्ट, देखिए ध्यान दीजिए, मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मेनू शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई हाथ, हस्त जिसे कहते हैं। विकल्प दूसरा सही है, ध्यान रखिए, ये आपके NCERT की किताब में दिया है। मेन्यू स्क्रिप्ट जिसे पांडुलिपि कहते हैं, और पांडुलिपि शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू यानी हाथ और स्क्रिप्ट यानी लिखा हुआ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए, प्रश्न है मेरे भाई कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, इसके कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी थी, तो अभी हमने पढ़ा गौतम बुद्ध ने दी थी। विकल्प तीसरा सही है। ठीक है ना, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है, संवाद है दलील है, बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। ठीक है ना, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। यह सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद है, एक दलील है। ध्यान रखिए, सती प्रथा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सुधारकों द्वारा महिलाओं की शिक्षा और उनकी बुद्धिमत्ता के पक्ष में यह तर्क दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि बताइएगा आप लोग सही उत्तर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में सबसे प्रचलित गलत अवधारणा क्या है, बताइए।
4 विकल्प है, पढ़िए और सही विकल्प बताइए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी यह तथ्यों से भरा है, जो रटकर लिखने की मांग करता है। यह सबसे गलत अवधारणा है सामाजिक विज्ञान के विषय में, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए, सामाजिक विज्ञान के संबंध में ये आम भ्रांति यही है कि केवल तथ्यात्मक जानकारी का भंडार है, जिससे केवल रटकर ही पढ़ा जा सकता है, केवल रटना पड़ता है, जबकि वास्तविकता अलग है। वास्तविक रूप में इसका उद्देश्य विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक समझ विकसित करना है। ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक थिंकिंग को विकसित करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। हमने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 और पेडागोगी के सभी प्रश्नों का मिक्सर लिया जाए, ताकि ये आपको वास्तविक प्रैक्टिस सेट जैसा हो। ठीक है ना? प्रश्न भी कुछ उसी तरह के लिए गए हैं। आगे प्रश्न है मेरे भाई कि निर्धनता विषय पर परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर सकते हैं? पहला, समता एवं समानता के मामलों को। दूसरा, व्यक्तिगत भावनाओं के आग्रह को। बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ए और बी दोनों क्या है? सही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि द्वितीयक स्रोत के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइए, द्वितीयक स्रोत के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई विकल्प दूसरा सही है, यानी यह किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यायित करता है, द्वितीयक स्रोत। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष या मौलिक जानकारी देते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत जैसे पुस्तकें, आलेख, उन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर किसी घटना का विश्लेषण और व्याख्या करना ही द्वितीयक स्रोत होता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है मेरे भाई कि विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक परियोजना पद्धति का उपयोग कर सकता है। दूसरा, कि परियोजना का आकलन परियोजना के पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। अब बताइए कौन सा कथन सही है? देखिए, ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, यानी कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। ठीक है ना? पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है? गलत है। परियोजना पद्धति से अधिगम रुचिकर बनता है, यह बात तो ठीक है, लेकिन आकलन केवल परियोजना के अंत में ही नहीं होता, बल्कि पूरी प्रक्रिया के दौरान होता है, जो रचनात्मक रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है, गलत है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये पूछ रहा है मेरे भाई कि शिक्षण प्रक्रिया के बीच होने वाले मूल्यांकन को समझा जा सकता है क्या? क्या समझा जा सकता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानाकरण आकलन और सहपाठी आकलन। तो मेरे भाई विकल्प पहला सही है। रचनात्मक आकलन समझा जाता है शिक्षण प्रक्रिया के बीच में होने वाले मूल्यांकन को। ध्यान रखेंगे, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाले मूल्यांकन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं मेरे भाई, जिससे विद्यार्थियों की कमियों का समय समय पर पता चलता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देखिए, कि रचनात्मक आकलन की विशेषताएं क्या है? विशिष्टताएं बताना है क्या है? यह नैदानिक और उपचारात्मक है। यह प्रभावी प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान बनाता है। तीसरा, कि यह विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की जानकारी उनके माता पिता को उपलब्ध कराता है। और चौथा, कि यह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर बनता है। बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए, बी और डी तीनों सही है। ए, बी और डी, सी गलत है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, रचनात्मक आकलन नैदानिक व उपचारात्मक होता है, प्रभावी फीडबैक प्रदान करता है और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। माता पिता को रिपोर्ट देना इसका मुख्य कार्य नहीं होता है या अनिवार्य तकनीक लक्षण नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए तथा यह पहचानिए कि किस विद्यार्थी को अधिकतम सहायता की आवश्यकता है। परिस्थिति, एक शिक्षिका नक्शों के बारे में पढ़ा चुकी हैं तथा विद्यार्थी निम्नलिखित स्तरों पर हैं। पहला विद्यार्थी ये
अपने आसपास के वातावरण का सही प्रतीकों के साथ खांचा खींच पाती है। विद्यार्थी दूसरी, उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम व पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है। विद्यार्थी सी, अपने गांव का मानचित्र पैमाने के साथ व सही प्रतीकों के साथ बना पाती है। और विद्यार्थी डी, राजनैतिक मानचित्रों को पढ़ने में सक्षम है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? किस विद्यार्थी को अधिकतम सहायता की आवश्यकता है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी बी को अधिकतम सहायता की आवश्यकता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, ध्यान रखिए, जहां अन्य सभी विद्यार्थी यानी ए, सी और डी अपने कौशल में पूरी तरह सटीक और सक्षम हैं, वहीं विद्यार्थी जो बी है उसको पूर्व और पश्चिम दिशा तय करने में भ्रम होता है और वह अधिकतर बार सही बता पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बार गलत बता पाती है, अतः उसे अधिकतम सहायता की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए। प्रश्न है मेरे भाई कि एक समकालीन घटना पर छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा? सही जवाब है वाद विवाद, विकल्प तीसरा सही है, ध्यान रखिएगा। वाद विवाद राइट आंसर है। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित दिए गए परीक्षा प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए जगह बनाता है? बताइए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए कौन सा ठीक प्रश्न है? महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की व्याख्या करें। क्या ये वाला प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए है, या दूसरा प्रश्न, या फिर तीसरा या चौथा? तो मेरे भाई सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करता है? ये जो प्रश्न है वो समालोचनात्मक चिंतन के लिए सही है। ठीक है ना? चलिए देखिएगा, आगे जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अपनी मिडिल स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका हास्याकरण की थीम पढ़ाना चाहती है, तो निम्न में से कौन सा उपसंप्रत्यय उसे अपनी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए? बताइए। 4 विकल्प है आपके सामने। देखिए, घेटोइजेशन, तुलनात्मक वंचित, विस्थापन और मुख्यधारा। बताइए। देखिए ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई विकल्प ए होगा, यानी पहला, यानी ए बी सी तीनों जो है वो सही है। ठीक है ना? तीनों क्या है मेरे भाई? सही विकल्प है। ध्यान रखिए, हास्याकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए घेटोइजेशन मतलब होता है अंधड़ बस्ती, यानी विशेष क्षेत्र में सिमटा हुआ बस्ती विशेष क्षेत्र में सिमट जाना, तुलनात्मक रूप से वंचित रहना, और विकास या अन्य कारणों से विस्थापन जैसे संप्रत्यय महत्वपूर्ण घटक होते हैं जब आप समझाते हैं हास्यीकरण की बात। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? बताइए। इनमें से कौन सी सार्वजनिक सेवाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा और शैक्षिक सेवा, ये तीनों आपकी सार्वजनिक सेवा है, तो विकल्प 4 सही हो जाता है आपका। ध्यान रखिए। ठीक है ना? देखिए, सार्वजनिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो आम जनता को सरकार द्वारा या सार्वजनिक हित में प्रदान की जाती हैं, जैसे पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षा। जो निर्माण सेवा है ना, वो मुख्य रूप से व्यावसायिक या निजी ठेकेदारों के अंतर्गत होती है, इसलिए विकल्प चौथा जो था वो गलत था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू होने का विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। बी कह रहा है कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। सी कह रहा है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और डी कह रहा है कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। बताइए। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी और सी सही है, बाकी सभी क्या हैं? गलत है। बी और सी सही है। देखिए, एल्बर्ट
इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया, उसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था, ताकि न्याय व्यवस्था में नस्लीय भेदभाव मिट सके। तो ब्रिटिश लोगों ने इसका भारी विरोध किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। ठीक है ना। कारण है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। साथियों, संविधान समानता की गारंटी देता है, फिर भी सामाजिक आर्थिक समानताएं बनी हुई हैं, क्योंकि संविधान के आदर्शों और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के बीच खाई पूरी तरह पटी नहीं है, मिटी नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बताइए। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। दूसरा, कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम संस्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। अब कौन सा विकल्प सही है, ध्यान रखिए मेरे भाई। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए तो सही है पर आर गलत है। ठीक है ना। बी गलत है, ए सही है और बी गलत है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान पर सेवरे की संधि थोपी गई थी, जिससे भारतीय मुसलमान क्षुब्ध थे, क्योंकि वे चाहते थे कि पवित्र मुस्लिम संस्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, न कि समाप्त होना चाहिए। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। बताइए कौन सा विकल्प सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ध्यान रखिए, विकल्प चौथा सही हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में शब्द संकलन प्रस्तुत होता है। पहला, शब्दकोश के रूप में जो महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की परिभाषाओं को याद करवाने में मददगार है। बी, कि शब्दों के प्रयोग को समझने के औजार के रूप में। सी, शब्दों के संदर्भ में प्रयोग करने वाले औजार के रूप में। तो साथियों, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी केवल बी और सी सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है ना। देखिए, पाठ्यपुस्तकों में दी गई शब्दावली या ग्लोसरी जो होता है ना, उसका उद्देश्य रटना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को विशिष्ट शब्दावली के संदर्भ और उनके सटीक प्रयोग को समझने में मदद करना होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भारत में हाशियाकरण थीम पर साक्ष्य आधारित जांच में संलग्न कराना चाहती है। वह अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करे। पहला है कि विभिन्न समूहों की साक्षरता दरों पर आंकड़ों और रिपोर्ट्स को एकत्रित करना। दूसरा, कि इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। तीसरा, कि विभिन्न समुदायों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के प्रकारों के चित्रों को एकत्रित करना। और चौथा, कि सरकारी नौकरियों पर आंकड़ों को प्रस्तुत करना। साथियों, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, ए और डी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, साक्ष्य आधारित जांच का विश्लेषण के लिए ठोस डेटा जैसे साक्षरता दर, सांख्यिकीय रिपोर्ट और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़े सबसे सटीक और प्रासंगिक प्रमाण होते हैं। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भेदभाव के विरुद्ध लड़ने, सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई। निम्नलिखित में से क्या रणनीति नहीं है। तो सही रणनीति जो नहीं है वो विकल्प दूसरा हो जाएगा, बहिष्कृत करना। ये रणनीति सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं।
इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसायों में हैं। उपरोक्त कथन से निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं? बताइए इसमें से कौन सी परिस्थिति कारक है? भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, क्या यह परिस्थिति लागू है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो ये तो गलत है। दूसरा, कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों, जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है, में काम करने की अनुमति है, ऐसा नहीं है। बाल मजदूरी को हमारा भारत सरकार निषेध करता है। बाल मजदूरी यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, मजदूरी नहीं कराना है। तो बचा विकल्प सी। तो कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। तो विकल्प सी सही है, यानी केवल विकल्प सी सही है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बाल श्रम से संबंधित कड़े कानून देश में मौजूद हैं, लेकिन केवल कागजी कानून होने से समस्या हल नहीं होता है मेरे भाई। असल चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है या नहीं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने एवं चुनौती देने का प्रयास करती है। कौन सा? आलोचनात्मक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने में चुनौती देने का प्रयास करती है? तो सही जो उत्तर होगा मेरे भाई वह विकल्प पहला हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक भूगोल। ठीक है ना? कौन सा? आलोचनात्मक भूगोल। देखिए, आलोचनात्मक भूगोल यानी क्रिटिकल ज्योग्राफी जो है वह धारा है जो समाज में मौजूद असमानताओं, शक्ति संरचनाओं और व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है और उन्हें चुनौती देती है। बात समझ में आ रहा है ना? आगे अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में दिए गए कथनों को परखें। पहला कथन है कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकृति से व्यवहारिक है। दूसरा कि पाठ्यक्रम में राज्य एवं उनके संस्थानों के विकास पर बल दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये दोनों विकल्प, दोनों कथन सही है, इसलिए उत्तर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44 और कह रहा है कि राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से माध्यम से किया जा सकता है। श्रेष्ठ रूप से माध्यम से किया जा सकता है, आपको बताना है। 4 विकल्प है। फिर से प्रश्न समझ लीजिए एक बार। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से माध्यम से किया जा सकता है। कौशल का अधिगम, कक्षाओं की डिजिटलाइजेशन, तीसरा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, और चौथा वांछित उत्तरों को बढ़ावा देने के लिए पुनरावृत्ति वाले पाठ्य। बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा? बताइए, क्या डिजिटलाइजेशन सही होगा या अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, कौन सा ठीक होगा? सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ध्यान रखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लेखक की आत्मकथा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में दिखाता है कि इसका अति प्रासंगिक कारण क्या होगा। पहला, चलचित्र मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा कि चलचित्र एक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय दृश्य श्रव्य साधन है। तीसरा कि चलचित्र कम समय में अधिक सूचना उपलब्ध कराती है। और चौथा कि चलचित्र मनोरंजन और अधिगम के लिए भी अवसर प्रदान करती है। अब आपको बताना है कौन से विकल्प सही होंगे। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी केवल बी, सी और डी यही हमारे तीनों सही हैं, ये गलत है। ठीक है ना? देखिए, शैक्षणिक संदर्भों में चलचित्र दिखाने का मुख्य उद्देश्य उसका एक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम होना, कम समय में विस्तृत जानकारी देना तथा मनोरंजन के साथ साथ गंभीर अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना, ये विशिष्टताएं होती हैं। तो ध्यान रखिए विकल्प हमारा चौथा सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन से समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं समावेशी शिक्षा के। पहला, कि प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार शिक्षिका अपनी अध्यापन विधि में परिवर्तन कर रही है। दूसरा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी ब्रेल लिपि वाली पाठ्यपुस्तकों की सहायता से कक्षा में पढ़ रहा है। तीसरा, श्रवण बाधित विद्यार्थी कक्षा में सबसे आगे बैठे हैं। अब कौन सा विकल्प सही है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ए, बी और सी तीनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षिका के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किस विषय की भाषा एवं चित्र बताई जाए। ठीक है, प्रश्न फिर से देख लीजिए कि कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किस विषय की भाषा एवं चित्र बोधगम्य हो, लैंगिक संवेदनशील हो, सामाजिक पदानुक्रम एवं समानताओं के आलोचनात्मक हो। अब आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, क्या केवल पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जब शिक्षक किसी संसाधन के प्रयोग के बारे में बताते हैं तो विषय और भाषा और चित्र यह सुनिश्चित करता है, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी बोधगम्य हो, लैंगिक संवेदनशील हो और सामाजिक पदानुक्रम एवं असमानताओं की आलोचनात्मक हो। तीनों विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कॉलम ए, ध्यान रखिए, कॉलम ए दिया है, कह रहा है कि एक अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों की तकनीक को दर्शाता है और कॉलम बी उससे संबंधित विस्तार को कॉलम ए के बी के साथ मिलान करिए। देखिए नहीं समझ में आया, फिर समझिए प्रश्न आप लोग, मुझे लगता है कि आपको शायद नहीं समझ में आया। प्रश्न ये कह रहा है ना कि कॉलम ए है, एक अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों की तकनीक को दर्शाता है और कॉलम जो बी है उससे संबंधित विस्तार को दर्शाता है। अब आपको करना यह है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। एक तरफ क्या है, अध्यापक द्वारा जांच प्रश्न तकनीक दर्शाता है, दूसरी तरफ उसके संबंधित विस्तार को। अब कॉलम ए है कि अधिक जानकारी इकट्ठा करना, पुनः केंद्रित करना, याद दिलाने का प्रयास करना और पुनः निर्देशित करना। कॉलम बी है छात्रों को संकेत देना, प्रश्न और छात्रों की तरफ निर्देशित करना, छात्र से और जानकारी इकट्ठा करना और छात्र से उसी बिंदु पर प्रश्न पूछना। अब कौन सा कॉलम किससे मिलेगा, ए, बी, सी और डी है। यहाँ देखिए इधर 1, 2, 3 और 4 है, कौन किससे मिलेगा बताइए, चलिए बताइए। देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये समझिए, थोड़ा मैं इसको सही से फॉर्मेट पे नहीं बना के लाया, नहीं बना पाया, थोड़ा सा त्रुटि है, इसलिए शायद आपको यहाँ समझने में परेशानी हो रही होगी। मैं दोबारा से प्रयास करूँगा, दोबारा से कोशिश करूँगा कि इस तरह की गलतियाँ ना हों। देखिए पहला जो है ना, अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों की तकनीक को ये है, पहला अधिक जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है ना, तो अधिक जानकारी इकट्ठा करना मिलेगा छात्र से और जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। बी है कि पुनः केंद्रित करना, तो ये मिलेगा चौथे से, यानी छात्र से उसी बिंदु पर प्रश्न पूछना कि पुनः फिर से केंद्रित हो जाए। तीसरा, याद दिलाने का प्रयास करना, तो छात्रों को संकेत देना, संकेत दीजिए कि तभी याद दिलाने का प्रयास होगा ना। और चौथा, पुनः निर्देशित करना, मतलब प्रश्न और छात्रों की तरफ निर्देशित करना, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान रखिए, प्रश्न है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी, दो स्तंभ दिया गया है। एक तरफ स्तंभ ए में भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य हैं और दूसरी तरफ उसके अर्थ हैं। आपको बताना है कि कौन किससे मिलेगा, पढ़िए और बताइए। अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। थोड़ा सा ये हमें अरेंज करने में, इसको सही तरीके से सजाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
ध्यान रखेंगे कि दोबारा इस तरह का मिस्टेक ना हो। देखिए PDF बनाते समय ना आदमी जल्दी जल्दी बनाता है और फिर गड़बड़ हो गया। मैं अलग तरीके से बनाया था और चलिए कोई नहीं, फिर दोबारा से इसको हम देखेंगे तो सही कर देंगे, दोबारा ऐसा भूल नहीं हो। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यानी संप्रभु का अर्थ होता है लोगों के निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार, ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का मुखिया निर्वाचित व्यक्ति है, ठीक। बंधुत्व का मतलब होता है लोगों को भाइयों और बहनों की तरह रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती। विकल्प तीसरा हमारा सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। साथियों, पहला है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून के दृष्टि में अपराध है। बी कह रहा है कि अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना। सी कह रहा है कि यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और डी कह रहा है कि न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर पहला है। चौथा डी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ याचिका प्रभावित पक्ष के तरफ से ही नहीं किया जा सकता है, दोनों में से कोई भी पक्ष कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो साथियों, आर्टिकल 21 है। ध्यान रखिएगा, विकल्प दूसरा हमारा सही है। देखिए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों ध्यान रखिएगा, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। भोजन, शुद्ध भोजन, निजता, स्वच्छता, पर्यावरण, जलवायु, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इन सब का अधिकार होना चाहिए, निजता का अधिकार होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों को पहचान करने वाले सही विकल्पों का चयन करिए। देखिए, ABCD 4 विकल्प हैं, 4 कथन हैं, पढ़िए और फिर ये चारों विकल्प का चयन करिए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी A और B दोनों सही है। यानी अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है, बताइए। क्या इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्षित समान कानून का पालन करना होगा, या कानून के दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या सी कह रहा है कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं, और डी कह रहा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यानी A, B और D सही है। A, B और D सही है, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ है काम और दूसरे तरफ है रोजगार के प्रकार। राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर, दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार, व्यवसायी, बताइए। सही सुमेलित की अगर बात करें तो ऑप्शन दूसरा नंबर सही होगा। A, B और C सही है। A, B और C सही है। यानी राजमिस्त्री को दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर है, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार है, ठीक है ना। लेकिन जो दुकान में सुपरवाइजर है वो व्यवसायी नहीं होता, ठीक है ना। और हमारे इसमें पूछा था कि व्यवसाय के बारे में, तो दुकानदार में जो सुपरवाइजर है वो व्यवसायी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवेशन के फलस्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट
स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवेशन के कारण हैं, बताइए क्या कारण है? क्या शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, या ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, या घटी हुई कृषि उत्पादकता और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या? कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी बी और सी सही है। बी और सी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों पर पालन करती है। तर्क है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी स्तर स्थापित करती है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है मेरे भाई, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए, बी और सी। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। दूसरा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। और तीसरा, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है ना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन के लिए अनुमति देना। तो ये सभी जो है आपके अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 का उल्लंघन कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाएं। देखिए, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो सभी विकल्प हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता है। ए, बी, सी, डी सभी सही हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? बताइए। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। चौथा, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, ठीक है ना। हमारे तीनों कथन सही हैं, लेकिन डी गलत है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, ध्यान रखिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए विधायिका की नियुक्ति में सीधे दखलंदाजी न होना और कार्यकाल की निश्चितता और महाभियोग के अलावा न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में सामान्य चर्चा न होना प्रमुख उपाय हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो सही कारण है मेरे भाई घरेलू काम का अवमूल्यन, विकल्प डी सही है, ध्यान रखिए। तो ये थे आज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।